हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप ये जो स्क्रीन पर पैराग्राफ देख रहे हैं, ये पैराग्राफ मैंने लिया है इस बुक जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया है। तो ये उनकी आत्मकथा के ऊपर ये बुक है और ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसके जो इंग्लिश है, इसके इंग्लिश की जो वोकैबलरीज़ है, एक्सप्रेशंस है, मॉडर्न इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं, फ्रेजल वर्ब, ईडियम्स, जो कि आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में बहुत ही बढ़िया वैल्यू ऐड करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक, जिससे कि आप इन सारी वोकैबलरी, ईडियम, फ्रेजल वर्ब को सीख सकें और अपनी डे टू डे लाइफ में इसे किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 35 वीडियोज़ बना चुकी हूँ, 34 वीडियोज़ बना चुकी हूँ। आज डे 35 का ट्रांसलेशन है। और फ्रेंड्स, जो है आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन 34 वीडियोज़ को देखकर अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और अच्छा फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप एक बार इस पैराग्राफ को खुद से पढ़कर समझने की कोशिश करें। क्या आप इस पैराग्राफ को समझ पा रहे हैं? यदि समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको थोड़ा और डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ। चलिए इसका ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। So without any further ado, let's dive into the session. I halted for a week in Delhi, the city of the great Sufi Sant हजरत निज़ामुद्दीन। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आई यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी खुद की बात कर रहे हैं। हॉल्टेड मतलब होता है रुकना, विराम करना, स्टॉप। तो फ्रेंड्स, ये दिल्ली पर एपीजे अब्दुल कलाम जी रुके हैं एक वीक के लिए। और वो इसलिए रुके हैं क्योंकि इसके पिछले पैराग्राफ में है कि उन्हें इंटरव्यू के लिए दो पोजीशन के लिए दो जो है उनके इंटरव्यू थे, जो कि एक दिल्ली में है और एक देहरादून में है। तो वो इसीलिए दिल्ली आए हुए हैं साउथ से नॉर्थ की ओर। तो इसीलिए यहाँ पर वो रुके हुए हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि आई हॉल्टेड फॉर अ वीक इन दिल्ली। फ्रेंड्स, हॉल्टेड का मतलब होता है, इसके सिनोनिम होते हैं पॉज, स्टॉप, डिसकंटिन्यूशन, पीरियड। जैसे कि इसको हम कैसे हॉल्ट को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। जैसे कि उन्होंने अफवाहों पर रोक लगा दी। दे पुट अ हॉल्ट टू द र्यूमर्स। र्यूमर्स मतलब होता है अफवाह। या फिर कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है और वो प्रोजेक्ट के पास में फ़ंड की कमी हो गई तो प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। तो द प्रोजेक्ट हॉल्टेड ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स। या फिर जो है कोई एक्सप्रेस ट्रेन होती है, वो छोटे छोटे टाउन में कुछ टाइम के लिए रुकती है, तो उसे कैसे बोलेंगे? द एक्सप्रेस ट्रेन विल ओनली मेक अ ब्रीफ हॉल्ट फॉर दिस स्मॉल टाउन। तो इस तरीके से हॉल्ट को अपनी डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं। द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफ़ी संत हज़रत निज़ामुद्दीन। अब फ्रेंड्स, जो दिल्ली जो है वो हमारे सूफ़ी संत हज़रत निज़ामुद्दीन की नगरी है। और ये जो है सूफ़ी संत जो हज़रत निज़ामुद्दीन एक बहुत ही बड़े औलिया और संत थे, तो इसीलिए ये उनकी नगरी है दिल्ली। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है एपीजे अब्दुल कलाम ने कि ये जो सिटी है दिल्ली, वो आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे सूफ़ी संत हज़रत निज़ामुद्दीन जी का ये जो है पिक्चर है। तो ये उनकी नगरी है। एंड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू एट DTDP। तो ये एयरफोर्स से रिलेटेड एक जो इंटरव्यू था। तो अपीयर्ड मतलब किसी में शामिल होना या साक्षात्कार देना या जाके इंटरव्यू में प्रस्तुत होना, उसे कहते हैं अपीयर्ड। तो वो इंटरव्यू के लिए DTDP की जो पोस्ट थी उसके इंटरव्यू के लिए वो अपीयर्ड हुए वहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी। आई डिड वेल एट द इंटरव्यू। और मैंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया। डिड वेल, डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए वेल आया है। तो इन्होंने कहा कि मैंने इंटरव्यू में अच्छा किया। द क्वेश्चंस वर ऑफ द रूटीन नेचर एंड डिड नॉट चैलेंज माय नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आए थे वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए थे और उन्होंने जो इंटरव्यूअर ने उनके नॉलेज को इतना चैलेंज नहीं किया था। तो देखिए, रूटीन नेचर का मतलब क्या होता है?
रूटीन नेचर मतलब एक स्टैंडर्ड पैटर्न को वो फॉलो कर रहे थे, एकदम बहुत कोई टफ नहीं था। और जैसे इसी पे दिया गया है कि द क्वेश्चन वर ऑफ रूटीन नेचर एंड डिड नॉट चैलेंज माय नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। डिड नॉट चैलेंज का मतलब यहाँ फ्रेंड्स ये निकलता है, ये निकल के आता है कि डिड नॉट पुश द पर्सन टू थिंक क्रिटिकली, कि मतलब किसी पर्सन को बहुत ही गहन सोचने में नहीं डाल दे। ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि कोई पर्सन को सोचने के लिए मजबूर कर दे और अप्लाई देयर नॉलेज इन अ न्यू वे, कि उसकी नॉलेज को एक अलग दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दे। तो क्वेश्चंस ज़्यादा मतलब एकदम टफ नहीं थे, एकदम रूटीन क्वेश्चन से, स्टैंडर्ड पैटर्न था इंटरव्यू का। तो ये यहाँ पर यही कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी ये कहना चाहते हैं कि आई फेल्ट लाइक दे कुड हैव असेस्ड माई एबिलिटी मोर थॉरोली, मतलब उन्हें मेरी जो एबिलिटी असेसमेंट जो था, जजमेंट करना था, उसे और अच्छे से करना था। तो थॉरोली मतलब होता है अच्छी तरह से, और असेस्ड मतलब होता है कि कोई जजमेंट करना या एस्टिमेट लगाना, इनका जो मूल्यांकन करना और अच्छे से उनको करना था। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस कहा, सो आई फेल्ट लाइक दे कुड हैव असेस्ड। दे कुड हैव असेस्ड, देखिए कर सकते थे, इस चीज़ के लिए यूज होता है, कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये एक मॉडल वर्ब है कुड, और कुड को हम पास्ट टेंस में जो काम कर सकते थे और नहीं हुआ, इस तरीके से हम कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बना सकते। तो Then I proceeded to देहरादून for my interview at the Air Force Selection Board। अब देखिए, अब वो वाला जो उन्होंने जिस टाइप का उनका हुआ इंटरव्यू, अब वो नेक्स्ट जो देहरादून वाले इंटरव्यू की ओर APJ अब्दुल कलाम बढ़े। तो आई प्रोसीडेड मतलब होता है फ्रेंड्स आगे बढ़ना, गेट ऑन और गो ऑन और कम अप, इस टाइप के जो सिनोनिम्स हो सकते हैं प्रोसीडेड के। तो नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए देहरादून पहुँचे, जो कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का था। एट द सिलेक्शन बोर्ड द एम्फेसिस वॉज मोर ऑन पर्सनालिटी दैन ऑन इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि ये जो इंटरव्यू होना था उसमें एम्फेसिस मतलब फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, किसी बात पर ज़्यादा जोर देना, स्ट्रेस देना। प्रोमिनेंस का मतलब भी एम्फेसिस होता है। इम्पोर्टेंस का मतलब भी जो होता है एम्फेसिस। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं एम्फेसिस के, प्रोमिनेंस, इम्पोर्टेंस, स्ट्रेस। अब इसे और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से, जैसे कि जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा है बच्चों के पढ़ने और जो है लिखने पर। तो द स्कूल पुट्स अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट। तो इस तरीके से एम्फेसिस को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो जो सिलेक्शन बोर्ड था उसने किस चीज़ पर एम्फोसिस किया, वॉज मोर ऑन पर्सनालिटी दैन ऑन इंटेलिजेंस। तो सिलेक्शन बोर्ड ने ज़्यादा जोर किस पर दिया, एम्फोसिस दिया पर्सनालिटी पे, इसके बदले किसके बदले में, इंटेलिजेंस के बदले। तो पर्सनालिटी फ्रेंड्स क्या होता है, पर्सनालिटी मतलब फ्रेंड्स होता है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी होता है जो कि इंसान को दूसरे से अलग थलग बताता है। तो पर्सनालिटी मतलब होता है किसी का कोई कैरेक्टर या नेचर, व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी, पर्सोना, ये सारे के सारे सिनोनिम हैं पर्सनालिटी के। तो व्यक्तित्व को, कैरेक्टर को, नेचर को हम कहते हैं पर्सनालिटी। तो उसने पर्सनालिटी पे ज़्यादा जोर दिया। अब फ्रेंड्स इंटेलिजेंट क्या होता है, इंटेलिजेंट जो होता है वो मेंटल कैपेसिटी से रिलेटेड होता है। आपका इंटेलेक्ट या आपका इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता को कहते हैं इंटेलिजेंस। जैसे कहते हैं ना कि कोई बहुत ही फेमस आदमी है और बहुत उसके साथ में बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता है, एन एमिनेंट मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस। एमिनेंट मतलब फ्रेंड्स होता है फेमस, वेल नोन, तो उसे कहते हैं एमिनेंट। तो कोई एमिनेंट मैन जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट मतलब द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज और स्किल्स, जिसके पास भी बहुत मेंटल स्किल्स हो या कोई स्किल्स हो, गुण हो, उसे कहते हैं इंटेलिजेंस। तो पर्सनालिटी उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी बनिस्बत की इंटेलिजेंस के। अब आगे बढ़ते हैं। परहैप्स दे वर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस एंड एन आर्टिकुलेट मैनर। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है जहाँ पे आपको एक फ्रेजल वर्ब लुकिंग फॉर सीखने को मिलेगा। उसे कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में हमें यूज़ करना है आज से और अभी से ही, आप ये आज यहाँ पर सीखने वाले हैं।
अब फ्रेंड्स पहले परहैप्स का मीनिंग समझते हैं। परहैप्स मतलब होता है मे बी, शायद, कदाचित। तो परहैप्स को हम यूज़ करते हैं कौन सी चीज़ के लिए? एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटीज़ के लिए कि ये शायद हो सकता है। तो वो क्या ढूंढ रहे थे यहाँ पर? परहैप्स दे वर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस एंड एन आर्टिकुलेट मैनर। तो लुकिंग फॉर, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है जिसको कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज़ करते हैं। जैसे कि लुकिंग फॉर का मतलब होता है सर्चिंग फॉर समथिंग, कुछ चीज़ को ढूंढना या ट्राई टू फाइंड समथिंग। जैसे कि आपकी चाबी खो गई है और आप अपनी चाबियां ढूंढ रहे हैं और आपके सामने कोई आपका फ्रेंड आया कुछ, तो आप उसे पूछेंगे कि अरे मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूँ, तुमने मेरी चाबी देखी है क्या? तो आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़, हैव यू सीन इट? क्या तुमने मेरी चाबी देखी है? या फिर आप शॉपिंग मॉल गए तो आप वहाँ पर से सेंटेंस स्टार्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सेल्समैन की मदद लेना चाहते हैं और आपको एक कैजुअल बैग चाहिए अपने ऑफिस ले जाने के लिए, तो आप वहाँ पे जाके सेल्समैन से कह सकते हैं, हाय सर, आई एम लुकिंग फॉर कैजुअल हैंड बैग दैट आई कुड टेक इट एट माई ऑफिस। तो मैं कैजुअल में जो बैग ढूंढ रहा हूँ, हैंड बैग, जिससे कि मैं अपने ऑफिस ले जा सकूँ। या फिर आपको एक अपनी सिस्टर की शादी में पहनने के लिए एक सुंदर सा खूबसूरत सा कोई ड्रेस चाहिए, तो जो ट्रेंड पे हो, जो अभी फैशनेबल हो, तो आप सेल्समैन से जाकर पूछ सकते हैं। आपको ढूंढना पड़ रहा हो तो आप उसकी मदद लेने के लिए ऐसा पूछ सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर समथिंग दैट अ ट्रेंडी ड्रेस लाइक दैट आई कुड वियर एट माई सिस्टर्स वेडिंग। तो लुकिंग फॉर मतलब होता है सर्चिंग फॉर समथिंग। तो परहैप्स दे वर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि शायद हो सकता है कि इसीलिए उन्होंने पर्सनालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया कि वो किस चीज़ को ढूंढ रहे थे, फिज़िकल फिटनेस को ढूंढ रहे थे। यानी कि कोई व्यक्ति फिज़िकली कितना, मेंटली कितना फिट है, कोई काम को बिना फैटिग्यू, बिना थके वो कितनी जल्दी कर सकता है। फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड होता है फिज़िकल फिटनेस। एंड एन आर्टिकुलेट मैनर। फ्रेंड्स, ये आर्टिकुलेट वर्ड है ना, बहुत ही प्यारा है, जिसे आप सबको आना चाहिए। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? तो आर्टिकुलेट मतलब होता है कि किसी भी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना, अपनी भावनाओं को अच्छे तरह से क्लियर, अंडरस्टैंडिंग और इफ़ेक्टिव मैनर में किसी के सामने व्यक्त करना। तो ये एक पर्सन की क्वालिटी होती है कि वो कितना कम्युनिकेटिव है, कितना वेल स्पोकन है, कितना उसका टंग जो है सिल्वर टंग्ड है, तो स्मूथ स्पोकन है, एलिगेंट है, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। तो आर्टिकुलेट मैनर मतलब होता है अपनी भावना को एक क्लियर वे में प्रस्तुत करना। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई आर्टिकुलेट टीचर होता है या आर्टिकुलेट स्पीकर होता है जो कि बच्चों को बहुत अच्छे से एक सामान्य भाषा में, एक इफ़ेक्टिव भाषा में, क्लियर भाषा में बच्चों को समझाता है। तो आर्टिकुलेट टीचर हो सकता है, आर्टिकुलेट स्पीकर हो सकता है। तो इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ दैट इज़ क्लियर, ईजी और अंडरस्टैंड एंड इफ़ेक्टिव वे टू देयर डिस्क्राइब देयर थिंकिंग। तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है कम्युनिकेटिव, वेल स्पोकन, स्मूथ स्पोकन और फ्लुएंट, इसे कहते हैं आर्टिकुलेट। तो जैसे कि हम इसे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा है और वो धीरे धीरे एक बोलना शुरू करता है, नए नए छोटे छोटे सेंटेंस बनाना शुरू करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू करता है, तो उस सेंटेंस के लिए हम कैसे बना सकते हैं? द बेबी इज़ बिगिनिंग टू फॉर्म आर्टिकुलेट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो फ्रेजेस मतलब होता है सेंटेंस, वाक्यांश। तो बच्चा जो है वो धीरे धीरे अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है सेंटेंस के माध्यम। सो फ्रेंड्स, यदि आप भी इस तरीके की खूबसूरत वोकैबुलरी सीखेंगे तो आप भी अपनी इंग्लिश को आर्टिकुलेट करना शुरू कर देंगे। तो यू कैन ऑल्सो आर्टिकुलेट योर इंग्लिश इन अ वेरी वेल मैनर। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहती हूँ इसके जो भी आप सेंटेंसेस या एक्सप्रेशंस या फिर वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब सीख रहे हैं, उसे अपनी डे टू डे लाइफ में आप सीख कर उसे यूज़ करना शुरू करें, जिससे कि आपकी इंग्लिश भी आप बहुत अच्छी से एक्सप्रेस कर सके, आर्टिकुलेट कर सके। तो आर्टिकुलेट मतलब होता है एक्सप्रेस करना इन अ ईजी, क्लियर और अंडरस्टैंडिंग इफ़ेक्टिव मैनर में। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी ये कहते हैं कि उन्होंने पर्सनालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि यहाँ पर वो फिज़िकल फिटनेस ढूंढ रहे थे
और अपनी जो भावनाओं को किस तरीके से व्यक्त कर सकता है कोई व्यक्ति आर्टिकुलेट मैनर में, वो सिलेक्शन बोर्ड ज़्यादा ढूंढ रहा था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, मतलब मैं उत्साहित था लेकिन घबराया हुआ था। नर्वस मतलब होता है घबराया होना, एक्साइटेड मतलब उत्साहित। डिटरमाइंड बट एंशियस, डिटरमाइंड मतलब फ्रेंड्स होता है दृढ़ निश्चय करना, बिल्कुल किसी चीज़ के लिए ठोस मतलब विचार रखना। दृढ़ निश्चय था तो मैं दृढ़ निश्चय था, लेकिन मैं एंशियस था तो मैं चिंतित था। कॉन्फिडेंट बट टेंस, मैं कॉन्फिडेंट था, आश्वस्त था, लेकिन मैं बहुत तनाव में था, स्ट्रेस था। आई कुड ओनली फिनिश 9th इन द बैच ऑफ 25th एग्जामिनेड टू सेलेक्ट 8 ऑफिसर्स फॉर कमीशनिंग इन द एयरफोर्स। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, आई कुड ओनली फिनिश 9th, उनका कहना था कि 25 बच्चों ने 25 बच्चों ने एग्जामिन मतलब पार्टिसिपेट किया, उन्होंने जो इंटरव्यू दिए और उनमें से एपीजे अब्दुल कलाम जी 9th पोजीशन पे आए। और कमिश्नर की वहाँ पर कितनी पोस्ट थी, सिर्फ 8 ऑफिसर्स को ही चुनना था, और लेकिन उनका 9th पोजीशन आया तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई उनके साथ में कि वो एयरफोर्स के उस इंटरव्यू से बाहर हो गए, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में लगी थी। तो आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब होता है डीपली मतलब बहुत गहराई से, डिसअपॉइंटेड मतलब सैडनेस, नाखुश होना या बहुत दुखी हो जाना, निराश हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, होपलेस हो जाना। तो डिसअपॉइंटेड मतलब फ्रस्ट्रेटेड, निराश। जैसे कि हम कहते हैं ना, आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द गिफ्ट, मैं इस गिफ्ट से नाखुश हूँ, या यू डिसअपॉइंटेड मी, तुमने मुझे नाखुश कर दिया। आई टुक मी सम टाइम टू कंप्रेंड दैट, फ्रेंड्स आई टुक मी, टुक जो है टेक की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसका मतलब होता है लेना, कुछ समय लेना। तो यहाँ पर क्या लिया, सम टाइम, क्या लिया है, टुक लिया है, कुछ समय लिया। तो इट टुक मी सम टाइम टू कंप्रेंड, कंप्रेंड मतलब फ्रेंड्स होता है ग्रैस्प मेंटली, अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना। ग्रैस्प मेंटली मतलब कि अपने दिमाग में किसी चीज़ को उतारना, टेक इन करना, समझना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे उसने क्या कहा था मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, तो ही डिडंट फुल्ली कंप्रेंड द मीनिंग ऑफ व्हाट शी वाज सेइंग। या फिर बोल सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया वो हुआ क्या, आई सिंपली कुडंट कंप्रेंड व्हाट हैड हैपेंड। तो कंप्रेंड मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, समझना, अंडरस्टैंड। तो इट टुक मी सम टाइम टू कंप्रेंड दैट द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द एयरफोर्स हैड जस्ट स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। अब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि वो जो अपॉर्चुनिटी थी, जो अवसर था ज्वाइन करने का मुझे एयरफोर्स में, हैड जस्ट स्लिप थ्रू माई फिंगर, मतलब मेरे हाथ से वो अवसर जैसे निकल गया। तो हैड जस्ट स्लिप थ्रू जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है फ्रेंड्स, हैड के साथ में वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आई है स्लिप्ड। अब हैड थ्रू स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स मतलब क्या होता है कि अब कोई भी अच्छा अवसर अपने हाथ से निकल जाना। तो अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास भी बहुत अच्छी कोई करियर की अपॉर्चुनिटी है, तो आप ये कहेंगे कि मेरे पास बहुत अच्छी करियर की अपॉर्चुनिटी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरे हाथ से मेरे हाथों से स्लिप होकर निकल जाए, या ये अवसर मैं खोना नहीं चाहता। तो इसे कैसे सेंटेंस बनेगा, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट्स हैपेंड इन माई करियर, आई कांट लेट इट स्लिप थ्रू माई फिंगर्स, मतलब मैं इस अवसर को बिल्कुल नहीं खोने देना चाहता। या फिर कहते हैं कि उसके जो जीवन में तो जो धन है वो ऐसे ही उसकी हमेशा उसके हाथों से खिसक के निकल जाता है। तो मनी हैज़ स्लिप्ड थ्रू हीज़ फिंगर्स ऑल हिज लाइफ, उसके जीवन में हमेशा जो पैसा है वो इस तरह से निकलता गया, खिसकता गया। या फिर आपको कोई भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ऐसे जाने देना नहीं चाहिए। तो यू मस्ट नॉट अलाउ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्लिप थ्रू योर फिंगर्स। तो इस तरीके के सेंटेंस आप स्लिप्ड थ्रू फिंगर्स से बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड। अब देखिए ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ एनीथिंग या समथिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खुद को अपने मेंटली या फिजिकली किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए फोर्सफुली उसके ऊपर फोर्स से निकलना। जैसे कि मीन्स टू फोर्स योर सेल्फ टू गेट अप और मूव फ्रॉम अ प्लेस विद ग्रेट डिफ़िकल्टी बिकॉज
इट माइट बी यू माइट बी टायर्ड और अनवेल हो सकते हो, या बीमार हो सकते हो, या फिर यू डोंट वांट टू डू इट, या सिंपली या तुम उस चीज़ को करना नहीं चाहते हो। तो ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट मतलब होता है किसी भी चीज़ से बड़ी कठिनाई से बाहर निकलना, उबरना। तो उन्होंने अपने आप को सिलेक्शन बोर्ड से बाहर निकालने के लिए सोचा, क्योंकि उनका ड्रीम जॉब था और उनका हुआ नहीं था उसमें सिलेक्शन, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट को कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे, जैसे कि वो बहुत डिप्रेशन में थी, और या फिर वो बहुत डिप्रेशन में था, तो उसने थेरेपी ली कोई, और उस डिप्रेशन से बाहर अपने आप को बाहर निकालने के लिए कोशिश की। तो ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द डिप्रेशन विद द हेल्प ऑफ थेरेपी की मदद से उसने अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश की। या फिर हम ले सकते हैं कि आई हैड टू ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ द बेड दिस मॉर्निंग बिकॉज आई हैड एन अर्ली मीटिंग, मतलब मेरा एक अर्ली मीटिंग था, इसलिए मुझे अपने आप को बिस्तर से बाहर निकल के मुझे उठना पड़ा। तो ड्रैग्ड आउट को आप इस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ड्रैग्ड माई सेल्फ का मतलब होता है, यहाँ पर इसका ये सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है कि वो खुद APJ अब्दुल कलाम जी ने जो उस इंटरव्यू के लिए जो उनकी अपॉर्चुनिटी आई थी, उससे उस सिचुएशन से उन्हें बाहर निकलने के लिए उन्होंने कोशिश की। एंड स्टूड एट द एज ऑफ लिफ्ट। फ्रेंड्स, स्टूड मतलब होता है स्टैंड की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। स्टूड मतलब खड़ा होना। एट द एज ऑफ लिफ्ट, एज मतलब फ्रेंड्स होता है किनारा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। लिफ्ट मतलब होता है कोई चट्टान, कोई खड़ी चट्टान होता है। तो चट्टान के बिल्कुल कोने में जाकर जो है APJ अब्दुल कलाम जी खड़े हो गए, और देयर वॉज अ लेक फार बिलो। देयर वहाँ पर एक क्या थी, वॉज मतलब होता है था, लेक मतलब झील, फार मतलब दूर, बिलो मतलब नीचे। तो नीचे ही एक दूरी पर एक लेक था। अब फ्रेंड्स तो APJ अब्दुल कलाम जी बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए थे, तो वो सिलेक्शन बोर्ड से निकलना चाहते थे, इसीलिए वो नेचर का सहारा ले रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक चट्टान के कोने में जाके खड़े हो गए, और वहाँ पर जाकर वो एक बहुत दूर एक सुंदर सी झील बह रही थी, उसे देखने लगे, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए नेचर की ओर बढ़ने लगे वो। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इतना ही करवाऊंगी। इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब फ्रेंड्स, आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी की सारी वो कीवर्ड्स हैं, वो सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि हमने इस पूरी वीडियो में पढ़े हैं। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। आपको पूरा पका पकाया माल मिला है, बस आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस करनी है। इससे इसी सेंटेंस से, इसी फ्रेजल वर्ब एक्सप्रेशन से अपनी डे टू डे लाइफ में जो है बनाने के लिए सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, आप आज से ही इसे अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिए। और फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता जाए और मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट कर सकूं। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता जाए और मैं आपको आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर सकूं। सो फ्रेंड्स, टिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।